हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का हिंदी पढ़ेंगे। जो ग्रामर पोर्शन रहेगा उसमें हम समास का आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी के कुछ वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एजुकेशनल ट्रिक में जा करके एक प्लेलिस्ट आपको हिंदी की मिल जाएगी, उसमें आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए समाज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिएगा। और लगभग हम जो आए हुए हैं प्रश्न हैं उन्हीं को हम सॉल्व करा रहे हैं और आने की संभावना भी है। तो ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं समास। समास लिखा हुआ है। अब समास जो है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की रचना या विधि। जब दो या दो शब्दों से अधिक शब्दों को मिला करके एक शब्द बना लिया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अगर परिभाषा आ जाए कि समास किसे कहते हैं तो आपको बताना होगा कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक शब्द बना लिया जाता हो तब उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास। अब समास की परिभाषा के बाद में आता है समास का भेद। तो समास का भेद हमें जानना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो आपके सामने लिखे हुए हैं, समास पूर्णतः 6 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बाहुव्रीहि समास। अब देखिए, 6 समास का नाम याद करने के बाद में इसमें कुछ हम विशेष महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा ध्यान रखने से ही पूरे समास को आपको याद हो जाएगा। देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। और तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। और आपका पांचवा आता है द्वंद्व समास। इनमें दोनों पद समास होते हैं, यानी दोनों पद। अब आपको सीधे सीधे पता हो गया। याद करने का सबसे आसान तरीका है कि पहला जो अव्यय भाव होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बाहुव्रीहि जो है उसमें तीसरा, यानी इसमें तीसरे अर्थ जो होते हैं वही प्रधान होता है, तीसरा अर्थ प्रधान होता है। और बाकी जो बचे आपके बीच के 3, ये तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इसमें उत्तर पद प्रधान होते हैं। जो आपके हाई स्कूल यानी यूपी बोर्ड कक्षा 10 में जो सिलेबस में है वो केवल आपके 2 समास को आपको अध्ययन करना है, एक द्विगु है और एक द्वंद्व। ये 2 समास करना है, बाकी हैं तो पूर्णतः 6 समास हैं। तो मैं आपको इन दोनों समासों के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं और आने वाले हैं उनके बारे में आगे स्टेप में अध्ययन कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है द्वंद्व समास। पहले हम द्वंद्व समास समझते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। देखिए, द्वंद्व समास जो होता है इसका परिभाषा मोटा मोटा बता रहे हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात किया जाएगा। द्वंद्व समास जो होता है जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या योम लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। कहने का मतलब है इसमें अलग अलग हो रहा हो शब्द। जैसे आज आ रहा है आपके सामने लिखा हुआ है राजा रानी, इसका विग्रह होगा राजा और रानी। ये 2022 में आपके आया हुआ है। लगभग मैंने बता दिया है कि आए हुए प्रश्नों को मैं बता रहा हूं, तो इसको आपको कंठस्थ कर लेना है और ढंग से समझ लेना है ताकि पेपर में एक भी प्रश्न आपके समास से न छूटे। चलिए, अगला है राम रहीम। अब देखिए, अलग हो रहा, राम और रहीम, इसमें दोनों पद प्रधान है, राम भी प्रधान है और रहीम भी प्रधान है। दाल रोटी, दाल और रोटी होता है विग्रह इसका। खरा खोटा, इसका विग्रह किया जाए तो खरा और खोटा होगा। फिर है माता पिता, माता और पिता। देखिए, कई बार आया है पेपर में, 2013 में आया, 19 में आया है, 22 में आया है, कई बार आया है। अगला है पाप पुण्य, पाप और पुण्य, इसका विग्रह होगा। फिर है चराचर, यानी चर और अचर। जीवन मरण, मतलब जीवन और मरण। इसमें एक जो बारीक पॉइंट है आपको सर्च करने का कि अगर आपको परीक्षा में लिखा कहीं मिल जाएगा तो आप कैसे पहचानेंगे। जैसे राजा और रानी के बीच में जो है डैश लगा हुआ, ये डैश लगा हुआ, ये या राजा रानी, राम रहीम, दाल रोटी, इन शब्दों से, इस डैश से भी आप पहचान लेंगे कि हाँ ये आपका द्वंद्व समास ही है। जैसे नर नारी, इसका विग्रह करेंगे तो नर और नारी होगा। आगे देखते हैं।
फिर है दिन रात, तो दिन और रात होगा, दिन रात का दिन और रात। देश विदेश का देश और विदेश होता है। गांव शहर का गांव और शहर होता है। जल और थल, यानी जल थल का जल और थल होगा। देखिए जल थल कितनी बार आया, 2015 में आया था, 17 में भी आया है, 18 में आया है, 20 में और 22 में भी आया है। तो हो सकता है 23 में भी आ जाए, इसलिए आप लोग इसको बहुत बारीक से याद करना। अगला है उत्तर दक्षिण, यानी उत्तर और दक्षिण। फिर है अपना पराया, यानी अपना और पराया। फिर है पिता पुत्र, तो पिता और पुत्र, इसमें दोनों पद प्रधान हो रहे हैं लगभग में। फिर है यश अपयश, यश और अपयश। फिर है अन्न जल, अन्न और जल। अगला है हार जीत, हार और जीत होता है इसका विग्रह। आगे देखते हैं हानि और लाभ, हानि लाभ, हानि और लाभ होगा। शुभ अशुभ में शुभ और अशुभ होगा। नदी नाले, नदी और नाले। आचार विचार में आचार और विचार होगा। फिर अगर राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। फिर राम कृष्ण, राम और कृष्ण होगा। उत्थान और पतन का विग्रह किया जाएगा तो उत्थान और पतन हो जाएगा। फिर है आना जाना, यानी आना और जाना। कभी कभी विग्रह दे देते हैं और आपसे कहते हैं समास कीजिए, तो अगर लिखा होगा आना और जाना, तो आना और जाना के बीच में आप डैश को लगा देना, तो ये आपका समास हो जाएगा। और समास देंगे तो विग्रह करने के लिए आपको बता ही दिया, तो आप लोगों को समझ में आया होगा द्वंद्व समास। अब हम चलते हैं द्विगु समास की ओर। चलिए द्विगु समास की ओर चलते हैं और द्विगु को समझते हैं। देखिए द्विगु समास का मतलब होता है, पहले इसकी परिभाषा समझ लें हम लोग। आप लोग कॉपी और कलम उठाए लिख लीजिएगा, आराम से बोल रहे हैं। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या वाचक या विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह का समाहार का ज्ञान होता है, समूह या समाहार का ज्ञान होता है। कहने का मतलब ये सीधा सीधा आप समझ लीजिए बड़े आसान तरीके से कि इसमें संख्याओं का बोध होता हो। देखिए द्विगु और द्वंद्व दोनों में अंतर मैं बता रहा हूं। द्वंद्व जो होता है उसमें आपको डैश मिलेगा और द्विगु में आपको मिलेगा संख्या, संख्या मिलेगा आपका। जैसे चौराहा, यानी चार राहों का समूह, विग्रह होगा चार राहों का समूह। इसमें चार जो संख्या है, इसी से हमको पता हो गया कि ये द्विगु है। तो द्विगु में संख्या और द्वंद्व में डैश, यानी इन्हीं दोनों को आपको हल कर लेना है और समझ लेना है। कभी भी आप समास नहीं बोलेंगे, एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। फिर त्रिवेणी, यानी त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार है इसमें, तो तीन इसमें संख्या है। नौ रत्न, यानी नौ रत्नों का समाहार, नौ इसमें संख्या दिया गया है। फिर त्रिफला, तो तीन फलों का समूह, इसमें त्रिफला तीन जो संख्या है। अगला है, देखिए कितनी बार आया है नवरत्न, त्रिफला कई बार आया है, देखिए आप देख ली खुद ही। अगला है दो पहाड़, यानी दो पहाड़ों का समूह। फिर तिरंगा, तिरंगा है तीन रंगों का समाहार। आगे देखते हैं पंचतंत्र, पंचतंत्र मतलब पांच तंत्रों का समाहार। फिर सप्तद्वीप, यानी सात द्वीपों का समूह। फिर पंचवटी, पंचवटी का विग्रह करेंगे तो पांच वटों का समूह होता है। फिर पंचपात्र, यह है पांच पात्रों का समूह। देखिए बहुत बार पंचपात्र आया है, 2013 में, 15 में, 18 में भी आया है, 20 में भी आया है और 21 में भी आया है। अगला है सप्ताह, यानी 7 दिनों का समूह। फिर है पचपल्लव, पचपल्लव जो 5 पल्लवों का समूह है। अगला है त्रिभुवन, यानी 3 भवनों का समूह। यानी संख्या इसमें सीधी सीधी आपको संख्या देखने को कहीं मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि द्विगु समास ही है आपका। अगला चलते हैं, जैसे चौमास, यानी 4 माहों का समूह, 4 मासों का समूह। 12 मास, 12 मासा मतलब 12 महीनों का समूह। अगला है अष्टकोण, यानी 8 कोणों का समूह इसका विग्रह होगा। फिर त्रिकोण, इसमें 3 कोणों का समूह है। सप्त सिंधु, यानी 7 नदियों का समूह, सिंधु मतलब नदियां। फिर सप्त धान्य, सप्त धान्य का मतलब तो 7 धानों का समूह। फिर चार पाई, यानी 4 पाओं का समूह। फिर चौमासा, चौमासा का विग्रह करेंगे तो 4 मासों का समूह हो जाएगा। फिर अष्टग्रह, अष्टग्रह होता 8 ग्रहों का समूह,
8 ग्रहों का समूह। फिर है दोराहा, दोराहा मतलब 2 राहों का समूह। फिर है खटकोण, खटकोण मतलब 6 कोणों का समूह, ये विग्रह किया गया है। आगे देखते हैं, अगला है सप्तऋषि। देखिए सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह। फिर है त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, शताब्दी का विग्रह करेंगे, सत मतलब 100 और अब्दो मतलब वर्षों का समूह, यानी 100 वर्षों का समूह। फिर है चतुर्वेदी, चतुर्वेद, चतुर्वेद मतलब 4 वेदों का समूह। फिर है पंचगंगा, पंचगंगा मतलब 5 गंगाओं का समूह। फिर है त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्रों का समूह। अब इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो आप लोग इसको ढंग से पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिएगा, और चैनल हमारा समझ में आएगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में ये वीडियो खत्म होता है, अगले सेशन में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।